चैप्टर 13 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 12 के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी स्टडी में भी फिजिक्स की ब्रांचेस बनी हुई हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स by virtue of which they exert forces of attraction and repulsion। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स लगाते। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, जिस तरह ये मेरा मार्कर है, ये रेड लिख रहा है, तो ये इसकी एक क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन की या रिपल्जन की फोर्स लगाते हैं, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। सही है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है और आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक था जो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर चार्ज मूव करने लग जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसको कहते हैं, ये फिजिक्स की अगली ब्रांच है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब? एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है। जब चार्जेस में एक्सेलरेशन होगा तो फिर एक और ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, वो बाद में देखेंगे जब आएगी। क्लियर है सब? ये तो चैप्टर 12 के शुरू में बताया था। अब ये हम पढ़ चुके, ये हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। मोशन, और मोशन कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होनी चाहिए। अब जब चार्ज मूव करते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये हम अभी डिटेल में देखेंगे, पहले बस ये डेफिनेशन समझ लें। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रेट का मतलब होता है डिवाइड कर दो टाइम से। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आपने क्या कहा था? एक्सेलरेशन। तो टाइम नीचे था, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर था, तो रेट की वजह से क्या आता है? टाइम आता है नीचे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। कहीं से भी अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, सो कहते हैं करंट। वैसे किसी भी चीज़ के फ्लो को करंट कहते हैं। पानी का भी करंट होता है। अगर कभी आपने खबरें गौर से सुनी हो कि दरिया में या करंट बढ़ गया या पानी का फ्लो क्या हो गया? तेज़ हो गया। करंट बढ़ने का क्या मतलब है? दरिया का भी एक करंट होता है, उसका करंट बढ़ने का क्या मतलब होता है? स्पीड पानी के बहने की बढ़ गई। यह हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली चार्जेस के फ्लो की, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट। कोई करंट नहीं, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्जेस को फ्लो से पैदा होगा करंट, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई भी मटेरियल आप ले लें, ठीक है, उसमें से चार्ज गुजर सकते हैं, नहीं गुजर सकते, कितना गुजर सकते? मटेरियल टू मटेरियल ये चीज़ क्या करेगी? वेरी करेगी। सही है भाई? जिस तरह हमने चैप्टर 11 में देखा था, बाज़ मटेरियल्स हीट के कंडक्टर्स हैं, बाज़ मटेरियल्स हीट के इंसुलेटर हैं। बाज़ हीट को फ़ौरन ले लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। बाज़ हीट को एक्सेप्ट नहीं करते। इंसुलेटर से दोनों का यूज़ था, याद है? तो इंसुलेटर का क्या काम था? जैसे हमने कहा थर्मोस है, ये कूलर है, तो थर्मोस की बॉडी किसकी होती है? इंसुलेटर की, ताकि वो हीट को निकलने ना दे, ना आने दे ना जाने दे। लेकिन आपके जितने भी मेटल्स हैं, थोड़ी धूप पड़ती है, मेटल क्या हो जाती है? गर्म। तो मेटल हीट को क्या ले रही है? फ़ौरन ये लेके आगे भेज रही है, कंडक्ट कर रही है। इसी तरह कुछ मटेरियल्स अपने अंदर से चार्जेस को आसानी से गुजरने देते हैं, कुछ गुजरने नहीं देते। तो कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जिससे मेजर करते हैं कि कोई मटेरियल अपने अंदर कितना
चार्ज फ्लो करने दे रही है या कितना इजीली चार्ज फ्लो करने दे रही है। डेफिनेशन अगर पढ़ लें, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। मेरे पास दो मटेरियल है, ये एक है और ये दूसरा है। ये अपने अंदर चार्ज फ्लो करने दे रहा है, कितनी आसानी से, कितनी मुश्किल से, ये इसकी कंडक्टिविटी है। और ये अपने अंदर चार्ज कितनी इजीली या डिफ़िकल्ट फ्लो करने दे रहे हैं, इसकी क्या है, कंडक्टिविटी। तो जो आसानी से फ्लो करने देगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जो आसानी से फ्लो करने नहीं देगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कंडक्टिविटी का मतलब यही है, एबिलिटी टू अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। क्लियर हो गया सबको? जिस तरह कैपेसिटी थी ना, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या थी, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू अलाउ चार्जेस टू फ्लो। चार्जेस को फ्लो करवाने की जो एबिलिटी है वो क्या है, कंडक्टिविटी। तो जो इजीली फ्लो करने देगा हम कहेंगे उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, जो इजीली फ्लो करने नहीं देगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स, इसी कंडक्टिविटी की बेस पे मटेरियल्स को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड। कंडक्टर्स को उर्दू में कहते हैं मूसल, मीम वाव स्वाद लाम है भाई। मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दे हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली उनके आखिरी वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल पता है ना, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कौन सा शेल वैलेंस शेल होता है, आखिरी वाला। कंडक्टर्स हैव हायर कंडक्टिविटी, इनकी एबिलिटी चार्ज फ्लो करने की बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी भी क्या है, ज़्यादा, आसानी से चार्ज को फ्लो करने दे देंगे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड है। सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं किसकी बनी होती है, कॉपर की, लकड़ी की नहीं बनी हुई, हाँ, रबर की नहीं बनी हुई। क्यों? क्योंकि लकड़ी और रबर कंडक्टर नहीं है, कॉपर और सिल्वर कंडक्टर है। अगर तारे सोने की बनी होती फिर क्या होता, पहले तो ख़वातीन खुदकशी कर लेती ना कि हमारे जेवरात आपने लटका दिए, पहले तो वो छोड़ती तो आप पकड़ते ना, हैं, वही एक दूसरे को मार देती। खैर, तो इंसुलेटर्स क्या है, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स चार्जेस को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, वो कहते हैं माफ़ करो भाई, रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। किसके लिए, चार्ज के लिए। उनके वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या उससे, ऑक्टेट रूल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टेबल हो जाता है ना एटम, जब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इंसुलेटर्स है वेरी लो कंडक्टिविटी, वेरी वेरी लो कहते हैं, बल्कि वेरी को डबल कर दें, इंसुलेटर्स है वेरी वेरी लो कंडक्टिविटी। लेकिन देखिए काम दोनों का है। आपकी जितनी भी बिजली की तारें हैं उसके अंदर तो कॉपर है, लेकिन उसके बाहर क्या है, प्लास्टिक है। एग्जाम्पल क्या है इंसुलेटर की, रबर या तो रबड़ होता है, ज़्यादातर तो आजकल क्या प्लास्टिक या पीवीसी मटीरियल है, बहरहाल जो भी है। जो तार है यार, बिजली की तार को कभी देखा है, वो उसको जब पकड़ते हो तो क्या वो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, रबर होता है या प्लास्टिक होता है? ऐसा मटीरियल होता है जिसमें से करंट, ताकि अगर आपका हाथ लग जाए तो आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना कहना पड़े बराबर वाले को। अगर तारें ऐसी होती कि वो कंडक्टर ही होती बस, तो फिर तो हाथ लगा और आप गए कहाँ, अल्लाह मियाँ के पास। तो प्रोटेक्शन, ह्यूमन प्रोटेक्शन जो है, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है, प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होती है, इंसान की हिफाजत। तो कंडक्टर्स के ऊपर इंसुलेटर चढ़ा दिया जाता है ताकि अगर किसी का हाथ गलती से लग जाए तो उसको नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसे नहीं है कि इंसुलेटर किसी काम के नहीं है, इंसुलेटर भी काम के। तीसरी चीज़ है सेमी कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं। मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी लोअर देन कंडक्टर्स बट हायर देन इंसुलेटर्स और कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के मुकाबले में कंडक्टिविटी कम है
इंसुलेटर्स के मुकाबले में कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टर तो फ़ौरन ही तैयार बैठा है चार्जेस को गुजरने के देने के लिए, थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है, भी देख लेते हैं। जैसे एक बंदा किनारे पे खड़ा हो बिल्डिंग के और कहे मैं मर रहा हूँ, मुझे ख़ुदकुशी करनी है लेकिन जान आ रहा हो, आप हो उसके दुश्मन, आप यूँ करें बस, तो वो क्या हुआ, गया। इस तरह कंडक्टर में चार्जेस रेडी बैठे हुए हैं कि भाई कोई हमें धक्का दे और हम फ्लो करना, वो तो धक्के के इंतज़ार में, समझ रहे हो। इंसुलेटर में तो है ही नहीं, वो तो ज़मीन पे बैठा हुआ है, बल्कि सुरंग लगा के घुस गया है, मैंने नहीं मरना, मैंने तो इंसुलेटर्स ने तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से, ये चार्जेस को मजबूती से पकड़ा हुआ है। सेमी कंडक्टर में दरमियान वाली बात है, ना बहुत आसानी से फ्लो होते हैं ना बहुत मुश्किल। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 में, ये भी पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर्स। बहरहाल ये कार्बन और सिलिकॉन, और इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं लिखना भूल गया, वैलेंस शेल है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टिविटी के एतबार से देखिए, मटेरियल्स के डिफरेंट टाइप्स है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, अभी आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में यही पढ़ रहे हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, पता नहीं फिर वो नोबल गैसेस हैं, डिवीजन है ना। लेकिन वो डिवीजन जो हम कंडक्टिविटी के हिसाब से करते हैं, उसके हिसाब से मटेरियल्स की 3 टाइप्स है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स वो हैं जो इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से पास होने देते हैं। होता क्या है, उनको जब गौर से देखते हैं तो पता चलता है उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसी एक इलेक्ट्रॉन को वो फ्लो कराते हैं, ये भी हम देखते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो हमने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने नहीं देते। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, ना वो कंडक्टर्स होते हैं, ना कंडक्टर्स जितनी आसानी से गुजरने देते हैं, ना इंसुलेटर जैसे सख्त होते हैं कि बिल्कुल ही गुजरने ना दे। कंडक्टिविटी दोनों की क्या है, दरमियान। ठीक है, कोई सवाल है? आज हम समझते हैं कि करंट, जो आप लोगों ने भी कुछ सवालात किए, कुछ का जवाब मेरे ख्याल मिल जाएगा, बाकी कल। हमारे जो कंडक्टर्स हैं, 2 मिसालें ले रहा हूँ मैं, सोडियम और कॉपर। सोडियम के लास्ट, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में 29। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 2n²। भाई सुन लो मेरी बात, n क्या है, नंबर ऑफ शेल। n अगर 1 है तो पहला शेल 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। n अगर 2 है तो दूसरा शेल 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8। n अगर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 2s are 18। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 18। सुन लो अल्लाह के बंदो, ये भाग नहीं रहा कहीं। अगर सोडियम की मिसाल लें, 11 इसमें होते हैं, 11 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में। तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, 10 पूरे हो गए, 1 रह गया तीसरे शेल में। ये इसका वैलेंस शेल है। कॉपर की बात करें, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 2, 8, 18 कितने हो गए, 28। अगेन आखिरी में कितना बच गया, 1। तो ये दोनों कंडक्टर्स हैं, दोनों के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सोडियम का या कॉपर का कोई पीस उठाऊं ये, और उसको गौर से देखूं किसी ताकतवर माइक्रोस्कोप से, ये कोई कंडक्टर, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, कॉपर का टुकड़ा है, सिल्वर का टुकड़ा है, एल्युमिनियम का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन। हम देखें, अगर आप गौर करें, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है और चार्ज भी कम है।
1। इस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कूलम लॉ हमने पढ़ा था, अगर उसी को लगाऊं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, ये तीसरे शेल को देखें, प्रोटॉन्स तो 29 है, Q1 तो फिक्स है। अगर तीसरे शेल की बात करें तो Q2 18 है, Q2 ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है। किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में। दूसरे शेल के लिए Q2 18 होगा, तीसरे शेल के लिए Q2 1 होगा। दूसरे शेल का डिस्टेंस कम है, तीसरे शेल का डिस्टेंस, तो कम डिस्टेंस का मतलब भी ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा चार्ज का भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार। मैं क्या लैला मजनू के किस्से सुना रहा हूँ, और वो भी इतने मुश्किल के समझ में नहीं आ रहा है भाई। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी, चार्ज ज़्यादा होगा तो भी फोर्स। पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स हो गया ना न्यूक्लियस में, Q1 तो फिक्स हो गया, Q1 तो पहला शेल है तो Q2 2 है, दूसरा शेल है तो Q2 8 है, तीसरा शेल है तो Q2, चौथा शेल है तो Q2, तो सबसे कम Q2 कब है? 1 है। तो सबसे कम चार्ज के लिहाज से भी इस पे लगेगी फोर्स। डिस्टेंस भी देखो, इसका डिस्टेंस सबसे कम है, इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी डिस्टेंस के हिसाब से। इसका डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा है, तो डिस्टेंस के हिसाब से भी सबसे कम फोर्स लगेगी इस पे, चार्ज के हिसाब से भी सबसे। और ये किस्सा अगर याद नहीं है तो इतना याद रख लो, फोर्स कम होगी आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स बहुत ही, वो बेवफाई कर जाएगा। फिर वो कहेगा भाई तूने मुझ पे फोर्स नहीं लगाई, मैं गया, मुझे अब तेरे साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहेगा। जब तू मुझे संभाल के नहीं रख सकता तो मुझे भी तेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। किसको? फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो यही कहानी लिखी है मैंने। कंडक्टर्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल, इट इज़ वेरी लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये सारी कहानी जो लूजली बाउंड की बात है, ये वो फोर्स है। एंड मूव फ्रीली इन द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। फिर ये करेगा क्या? ये जो मैंने डॉट लगाए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अपने एटम के न्यूक्लियस के गिर्द नहीं घूमेंगे, ये अपनी मर्जी से इस पूरे कंडक्टर में घूमते रहेंगे, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। वी कॉल इट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया तो फील्ड भी नहीं दी ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन एंड देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर आप इसके किसी एक टुकड़े को देखें गौर से, ये जो मैंने दायरा बनाया, आपको लगेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट पे जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट पे जा रहे हैं, जितने ऊपर जा रहे हैं उतने। तो फ्लो नहीं है, कोई नेट फ्लो नहीं है। नेट फ्लो कब होगा? सारे राइट पे जाएं या सारे, अगर 10 राइट पे जा रहे होंगे तो 10 लेफ्ट पे जा रहे होंगे, तो हम कहेंगे नेट फ्लो नहीं है। हाँ, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, अब मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, यहीं से हम कल दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैंने कर दिया नेगेटिव, इसको मैंने कर दिया, तो क्या मतलब हो गया? इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही पढ़ा था ना चैप्टर 12 में। बैटरी आपने लगाई, आपने पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल दे दिया तो फील्ड दे दी। अब चार्जेस मूव करेंगे, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। जो पहले से ही उधर जा रहे हैं तो जा ही रहे थे, जो मुखालिफ में जा रहे थे, इनकी भी डायरेक्शन ये क्या कर देगा? इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स करा देगा। इसको भी बोलेगा इधर जा भाई, इधर जा, सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करा देगा, क्योंकि यहाँ से रिपल्जन मिल रही है सबको, यहाँ से अट्रैक्शन मिल रही है। अब इलेक्ट्रॉन मजबूर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? उस पर अब फोर्स लग रही है कि बेटा अब इधर जा, बस, तो वो इधर जाएगा। ये करंट है, ये क्या है? और बैटरी चार्जेस प्रोवाइड नहीं करेगी। बैटरी क्या करेगी?
यहाँ से फर्ज करें 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव को दे के दोबारा इधर भेज देगा। तो चार्ज बैटरी नहीं प्रोवाइड कर रही, चार्जेस वही है जो कंडक्टर के पास है। अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो याद है पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इन 10 इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा, उनको पॉजिटिव से नेगेटिव पे दोबारा फेंक देगा। तो बैटरी क्या करेगा, चार्ज को कंटिन्यू फ्लो कराता रहेगा। कोई पूछ भी रहा था सर वो इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा फिर कैसे आएगा दोबारा, बैटरी यही काम कर रही है ना। बैटरी चार्जेस को कंटिन्यू क्या करेगी, फ्लो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन पॉजिटिव में बैठ नहीं जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव उसको दोबारा किसको भेज देगा, नेगेटिव फिर किसको भेज देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से निकले उतने ही क्या होगा, वापस आ गए। ये बैटरी भी आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में मुझसे अच्छी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि ये काम कैसे हो रहा होता है। यही काम हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिक करंट बिजली तो है।